Morning everyone. Myself Dr. रेखा भदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक है मैक्स वेबर, जिनका है नौकरशाही तंत्र, उस पर हम विचार करेंगे। सामाजिक विचारक के रूप में मैक्स वेबर का नाम विशेष रूप से हमारे समाजशास्त्र में उल्लेखनीय है। यद्यपि आप कानून के विद्यार्थी थे, परंतु आपने कानून के अतिरिक्त राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म एवं इतिहास आदि विषयों पर अधिकार पूर्वक काफी कुछ लिखा है। इन विषयों पर आपकी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। जर्मनी के महान विचारक, प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री मैक्स वेबर का जन्म 12 अप्रैल सन 1864 में जर्मनी के इरफुट बिग्रिया नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ था। आपके पिता तो पश्चिमी जर्मनी के एक वस्त्र व्यवसायी परिवार से संबंधित थे। एक अच्छे वकील और प्रतिष्ठित उदारवादी राजनीतिक थे। उन्होंने बर्लिन की नगर सरकार में कार्य किया और बाद में एक न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका निभाई। यहीं पर मैक्स वेबर का जन्म हुआ। आपके पिता जर्मनी के नेशनल लिबरल पार्टी के प्रतिष्ठित सदस्य रहे। इस नाते आपके यहाँ राजनेताओं का आना जाना बना ही रहता था। राजनीति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण आपको एक दूसरे स्थान पर सपरिवार जाना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप एक और मैक्स वेबर को विभिन्न राजनेताओं के संपर्क से और दूसरी ओर नए नए स्थानों के भ्रमण से बहुत कुछ सीखने और समझने का अनुभव करने का मौका मिला। मैक्स वेबर जो के नौकरशाही तंत्र की बात जो है कि नौकरशाही के तंत्र में विद्वानों ने समय समय पर बहुत कुछ लिखा है, फिर भी इसके अर्थ के संबंध में उनके भ्रम पाए जाते हैं और इसमें काफी अस्पष्टता है। नौकरशाही के प्रति बहुत लोग शंकालु हैं और समझते हैं कि यह शब्द किसी बुरी बात से जुड़ा हुआ है। विकृति तथा परिहास के कारण नौकरशाही शब्द से तात्पर्य काम में घपले, मनमानी खर्च, मनमानी अधिक करना, अनावश्यक हस्तक्षेप तथा वर्गीकरण से लगाया जाता है। इस शब्द का प्रयोग ऐसे अधिकारी के लिए भी किया जाता है जो ज्ञान, अनुभव, कार्यकुशलता एवं कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध हो। प्राचीन मिस्र, रोमन चर्च, चीन, एशिया और यूरोप के कई देशों एवं मौर्य साम्राज्य में भी राजा महाराजाओं की शासन पद्धति किसी न किसी नौकरशाही पद्धति द्वारा संचालित होती थी। प्राचीन नौकरशाही जो थी वो वंशानुक्रम पर आधारित थी। जो आज की तरह विशेष योग्यताधारी या प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने पर हमारी नौकरशाही टिकी हुई है या अधिकारी लोग उस पर पद पर आसीन होते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, वंशानुक्रम पर आधारित थी। इसमें अधिकारियों के ना तो कोई कानूनी अधिकार थे और ना ही आर्थिक सुरक्षा थी। इस प्रकार ही नौकरशाही मनमाने ढंग से चलाई जाती थी। नौकरशाही प्रारंभ से ही सरकार से जुड़ी रही है। अतः तब जब हम कहते हैं कि सरकार में नौकरशाही हावी है, तो इसका मतलब होता है कि सरकार में लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े उद्योगों का संचालन भी नौकरशाही संगठन एवं नियमों के आधार पर होने लगा और इसके बाद इसमें इसका तात्पर्य है कि सरकार में लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े उद्योगों संचालन भी नौकरशाही संगठन एवं नियमों के आधार पर होने लगा। इस प्रकार की नौकरशाही
अनिवार्य रूप से गैर सरकारी है। आधुनिक नौकरशाही प्रजातंत्री व्यवस्था का भी अभिन्न बन गई। आज सरकार, उद्योग एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में नौकरशाही का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। उसके विकास के साथ साथ भी नौकरशाही तंत्र का विस्तार भी हुआ। आज दुनिया भर में और बहुत अधिक लोग तंत्र में नौकरी पाते हैं। यह तंत्र अपने कर्मचारियों को एक विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली की ओर अभिप्रेरित करता है। अब हम बात करेंगे कि नौकरशाही तंत्र जो है उसका अर्थ समझेंगे कि क्या इतना हमने बात की कि नौकरशाही तंत्र आखिर है क्या। अंग्रेजी का ब्यूरोक्रेसी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, मतलब जिसका तात्पर्य है मेज या कुर्सी का तंत्र। ब्यूरोक्रेसी से बना है जिसका अर्थ है मेज या डेस्क से है। इसी कारण से नौकरशाही को मेज, प्रशासन, ब्यूरो का एक अर्थ शब्द, पद या स्थान है। सामान्यतः नौकरशाही का अर्थ होता है कि अधिकारियों का शासन। अंग्रेजों के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही, मैक्स वेबर एवं अधिकारी के रूप में किया गया है। हम देखते हैं कि मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत जो नौकरशाही तंत्र है उसको बहुत अच्छी तरह और गहराई से समझने के लिए ये आवश्यक है कि नौकरशाही की कुछ परिभाषाओं को हम ध्यान से देखें। तो जो एक परिभाषा दी है कोजर और रोजनबर्ग ने, इसमें वो लिखते हैं कि नौकरशाही एक ऐसा संस्तरणात्मक संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका निर्माण बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को आर्थिक रूप से पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का समायोजन करने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब पूरा इसमें एक अधिकारी का तंत्र होता है जिसमें उससे छोटे संस्करण के रूप में कि उससे छोटे कर्मचारी, फिर उससे छोटे कर्मचारी और उससे छोटे कर्मचारी, इसका पूरा एक संगठन होता है जो मिलकर किसी विभाग के भी कार्यों को पूर्ण रूप से संचालित करता है। दूसरी है मैक्स वेबर ने जो लिखी है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसके लिखित नियम होते हैं। उसके अधिकार, सत्ता तथा दायित्वों का संस्करण विभाजन पर पाया जाता है जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक या किसी भी अन्य प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नौकरशाही के विभिन्न व्यक्तियों कार्यों का समन्वय स्थापित होता है। सब लोग मिलकर कार्य करते हैं और मैक्स वेबर की मान्यता है कि नौकरशाही के पीछे तार्किक नियमों की एक व्यवस्था है। तर्क के आधार पर जो नियम बनाए जाते हैं उनके आधार पर ही तार्किक व्यवस्था चलती है और नौकरशाही तंत्र पूरा उस पर टिका हुआ तो होता है। अब हम कुछ नौकरशाही तंत्र की विशेषताओं पर ध्यान देंगे, विशेषताएं देखेंगे। नौकरशाही की जो विशेषताएं हैं, अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधाएं, मतलब जिसको हम साधन के रूप से भी जानते हैं कि जो नौकरशाही अधिकारियों की जो कुछ सीमाएं और सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाती हैं, सुविधाएं प्रदान की जाती हैं कि जिस विभाग में वो कार्यों का संचालन कर रहे हैं उस कार्यों का संचालन करने से जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सरकारी तंत्र के आधार पर उन कार्यों वो अपने उन सुविधाओं के साथ उन कार्यों को पूरा कर सके जो उन्हें कार्य निर्धारित किए गए हैं। उनके जो विषय क्षेत्र के रूप में जो उनके कार्य निर्धारित है, जिनका क्षेत्र उनका निर्धारण है, उन कार्यों पर करने के लिए उनको सही समय पर निपटाने के लिए उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। लेकिन उन सुविधाओं के साथ वो काफी कुछ सीमाओं में बंधे होते हैं कि वो जो सुविधाएं उन्हें प्रदान की गई हैं वो किसी रूप में उनकी
पर्सनल व्यक्तिगत नहीं हो सकती, उस पर उनका किसी तरह का कोई अधिकार नहीं हो सकता, वो उन्हें बेच और खरीद नहीं सकते। वो तब तक जब तक उस विभाग में कार्य करते हैं तब तक वो उनको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और जैसे इस सरकारी तंत्र में एक स्थानांतरण की व्यवस्था है, और जब वो स्थानांतरण होकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उन सारी सुविधाओं को वहीं का वहीं छोड़ जाते हैं। और कुछ ऐसे प्रशासकीय नियम भी हैं जिनके ढांचे में प्रशासकीय कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होते हैं। ये नियम भी स्थायी होते हैं तथा निरंतर इनका सबको, जो भी अधिकारी होता है, जो भी कर्मचारी होता है, उसका पालन करने की व्यवस्था होती है। नियम किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते, बल्कि वे उस पद से जुड़े होते हैं, और जो व्यक्ति उस पद पर आसीन होता है वे उन्हीं नियमों के अंतर्गत रहकर कार्यों को पूरा करता है। स्पष्ट एवं निश्चित कार्यक्षेत्र, मतलब जो भी अधिकारियों का कार्यक्षेत्र होता है वो बिल्कुल निश्चित होता है, स्पष्ट होता है। वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे विभाग में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और कोई दूसरा उनके विभाग में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कि नौकरशाही के नियमों के द्वारा जो विभिन्न उसमें पदाधिकारी होते हैं, वे कार्य, अधिकार एवं सत्ता स्पष्ट विभाजन है। इसमें प्रत्येक अधिकारी को कर्तव्य पूर्ण निर्धारित और परिभाषित होते हैं। इनमें श्रम विभाजन होता है। सब एक तंत्र में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं सबके अपने कार्यों का विभाजन होता है, सबके कार्य अलग अलग होते हैं, जिसमें कार्य कुशलता एवं दक्षता के आधार पर उन्हें संपन्न किया जाता है। जो जिसमें दक्ष होता है उसको वही कार्य सौंपा जाता है, और वो दक्षता के आधार पर पूर्ण रूप से उनको कार्य करते हैं। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की भी एक अपनी पद्धति है। जैसे नौकरशाही में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर की जाती है। पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर उसके बाद में उनका साक्षात्कार होता है, और इन्हीं सबके जब वो पूर्ण रूप से इसको क्वालिफाइड कर लेता है, उस प्रतियोगिता में पास हो जाता है, फिर उसी व्यक्ति के आधार पर उसका जो है वो नियुक्ति उसको प्रदान की जाती है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा मनमानी नहीं चलती, और ना ही किसी तरह का कोई भेदभाव रखा जाता है। अब एक है आपका विशेषता के रूप में संस्तरण, मतलब एक ऊपर से नीचे की ओर, कि जैसे नौकरशाही संगठन में जो विभिन्न पद होते हैं वो उच्चता से निम्नता की ओर निश्चित एक क्रम पाया जाता है उनके बीच में, कि सबसे एक बड़ा एक अधिकारी होता है, फिर उससे छोटा अधिकारी, फिर कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी, फिर और छोटे छोटे करके ऐसे उनके बीच में एक संस्तरण पाया जाता है। और इसी संस्तरण के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर वो संस्तरण उनको कार्य सौंपे जाते हैं, और उसी संस्तरण के आधार पर उनको अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और उच्च अधिकारी अपने नीचे के कर्मचारियों को काम देख रेख करते हैं, क्योंकि उसे विशेष योग्यता प्राप्त होता है, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं वो अधिकारी, इसलिए अपने जो उनके नीचे जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं उनके कार्यों का वो संचालन करते हैं, और उन्हें अपने कार्यों को पूर्ण करने के आदेश भी देते हैं। और जो छोटे कर्मचारी होते हैं उन्हें अपने उच्च अधिकारियों को किसी तरह की कोई शिकायत या अपील करने की छूट भी होती है। वो अपने विभाग से संबंधित सारे कार्यों की जानकारी और कार्यों में किसी तरह की अगर रुकावट आती है, कोई परेशानी होती है, तो वो अपने अधिकारी को इससे अवगत कराते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन सब का जो कार्य होता है वो एक निश्चित लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। जो भी दफ्तर होते हैं नौकरशाही में, जो भी दफ्तरों में कार्य होता है वो कैसा है, लिखित दस्तावेजों के रूप में होता है, संचालित होता है। और कागजों को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे फाइलों की व्यवस्था होती है, अलमारियों की व्यवस्था होती है, जिनके जो विषयों से संबंधित फाइलें होती हैं वो अलग अलग रखी जाती हैं, और उनमें उनकी उस फाइल से संबंधित कार्यों को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद है आपका प्रशिक्षण, मतलब जो भी कार्य या कर्मचारी या अधिकारी होते हैं वो उस विभाग से जो उनको कार्य करना होता है उससे पूर्ण रूप से उन्हें पहले से प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि जो कार्य में जटिल है या कोई विशेष योग्यता प्राप्त है तो उनको उस कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे उस विभाग में जाकर अपने कार्यों को पूर्ण कर सके और अपने संबंधित कर्मचारियों की
जो है क्या उन कर्मचारियों को कार्य करवाने के लिए उनकी मदद, उनकी सहायता कर सकें। इसलिए उन्हें पूरा सुचारू रूप से उस संबंध से संबंधित पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर है पदों के एकाधिकार का आभार, कि मतलब जो पद होते हैं उसमें किसी एक का अधिकार प्राप्त नहीं होता। जितने भी पद हैं नौकरशाही में, किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता। अतः आवश्यकता अनुसार अधिकारियों के स्थानांतरण भी किए जाते हैं। दक्षता के कार्य पर उन्हें पदोन्नति भी दी जाती है, और अगर वो उन कार्यों में अवहेलना करते हैं, कार्यों को समय पर संचालित नहीं करते या किसी की रुकावट करते हैं, तो उन्हें पदोन्नति भी की जा सकती है। फिर है कि नौकरशाही के अधिकारियों की एक विशेष स्थिति होती है कि जो दफ्तर का कार्य अधिकारी लोग एक पेशे की तरह करते हैं, उनके लिए उन्हें बहुत प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होता है। वो प्रतियोगी परीक्षाएं पास करके आते हैं और उसके बाद वो अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से पूरा करते हैं। नौकरशाही में जो कर्मचारी हैं वो साधारण लोग की अपेक्षा उन्हें समाज में एक उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। उनमें निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति उच्च पदाधिकारी करते हैं और इस पद से सामान्यतः स्थायी होते हैं। उन्हें वेतन का जो भुगतान है वो नियमित रूप से प्रति माह के एक तारीख निश्चित होती है, उस पर उनका कर दिया जाता है। और अच्छे कार्य करने को या लंबे समय तक कार्य जब वो करते हैं तो उन्हें एक पदोन्नति की व्यवस्था भी पाई जाती है। सामान्यतः जिस कार्य संपादन में असुरक्षा होती है अगर, तो उन्हें उसके हिसाब से वेतन भी अधिक प्रदान किया जाता है। वे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा अपने पद पर समझौते के आधार पर नियुक्त होते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। किसी भी कार्य को करने की उनकी अपनी मंशा होती है, तो वो समझौते के आधार पर उस कार्य को करते हैं, उस विभाग को कार्य करते हैं, अन्यथा नहीं। वे जो अधिकारी हैं वे व्यक्तिगत नियमों के अनुसार सत्ता का प्रयोग करते हैं और शासकीय दायित्वों के निष्ठापूर्वक निर्वाह के द्वारा अपनी वफादारी व्यक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति पद पर आसीनता उनकी तकनीकी योग्यता पर निर्भर करती है। उनका प्रशासकीय कार्य पूर्णकालिक व्यवसाय होता है और उनके काम को नियमित वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अधिकारियों को आर्थिक सुरक्षा के निश्चय, भविष्य निधि आदि की व्यवस्था होती है। वृद्धावस्था में पेंशन देना कार्यालय का दायित्व होता है कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, पेंशन कार्य से मुक्त हो जाता है, तो उसे अपनी जो इतने वर्षों की जो वो कार्य करता है उसके बदले में उसको एक सुरक्षा की दृष्टि से पेंशन के रूप में धन प्रदान किया जाता है। नौकरशाही में कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं। व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त होता ताल मेटाए बैठाए कार्य करने वाले से विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई करते हैं। और नौकरशाही में कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय सेवाओं के अतिरिक्त किसी गौण व्यवसाय को नहीं अपनाएंगे। और उसके बाद है कि नौकरशाही में पदोन्नति की व्यवस्था भी पाई जाती है कि जब व्यक्ति एक लंबे समय तक एक उस पे कार्य करता रहता है तो उसे पदोन्नति दी जाती है। अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। अतः हम देखते हैं कि नौकरशाही तंत्र जो है वो पूर्ण रूप से सरकारी तंत्र है और उस अपने कर्मचारियों को बहुत ही अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कृत करता है और रिटायर होने के बाद एक लंबे समय तक, जब तक बल्कि वो जीवित रहता है तब तक उसे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत पेंशन के रूप में एक धन प्रदान करता है, भविष्य निधि के रूप में एक, तो पूर्णकालिक वो सुरक्षित रहता है और अपना कार्य सुचारू रूप से रहकर एक सरकारी तंत्र में जो उसे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनके अनुसार अब वो अच्छे से अच्छे कार्य करने की कोशिश करता है ना। एक लिखित परीक्षा के द्वारा जब वो इतनी मेहनत करने के बाद उस पद पर पहुंचता है तो बहुत अच्छे कार्यों को करने की वो कोशिश करता है और अपने
परिश्रम के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करता है और पूरे एक जो निर्धारित आयु है तब तक कार्य करने के बाद वो पेंशन भोगी हो जाता है। वो विभाग उसको रिटायर करता है और एक पेंशन के रूप में बहुत सारी निधि जो है भविष्य निधि के रूप में उसे कुछ प्राप्त होता है। और फिर आजीवन अपनी जीविका के रूप में जब वो एक कमजोर व्यक्ति माना जाता है कि अब इसकी कार्यक्षमता कम हो गई है तो उसके आधार पर उसे रिटायर करने की भी एक सरकारी तंत्र में व्यवस्था है, लेकिन उस रिटायरमेंट के बाद भी उसको पेंशन के रूप में काफ़ी कुछ प्रदान किया जाता है जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। धन्यवाद।